जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका CTET का जो एग्जाम 12 जनवरी को हुआ है, उसमें मैथ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 3:30 बजे घड़ी द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं 40, 60, 75 या फिर 90। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमने एक घड़ी बना लिया, यहां पर इसमें टाइम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर हो जाएगा 7, 8, 9, 10 और 11। और साथियों 3:30 बजे 3:30 एक सुई तो आपकी होगी 6 पर, और घंटे वाली सुई आपकी 3 और 4 के बीच में होगी, क्योंकि आधा घंटा हो गया है। अब यहां पर हमें ये वाला कोण बताना है, ये कोण कितना है। तो साथियों, पूरा अगर एक घड़ी की बात करें तो एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं, तो एक घड़ी में कुल 12 घंटे होते हैं। और एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है साथियों 360 डिग्री। तो यहां इस 12 से 360 को काटेंगे तो 12 या 36 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। तो 1 घंटा 5 से 6 तक, यानी कि इतना जो एंगल होता है हमारा 30 डिग्री का होता है, और इतना एंगल ये भी 30 डिग्री का हो गया। तो 30 + 30 कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। और ये भी पूरा 30 डिग्री का होगा, लेकिन हमारी सुई है आधे तक। तो आधा कितना होगा, 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 30, 30 और 15 इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं इनको। इस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0, 0, 5 हो जाएगा, और 3, 3, 6 और 1 7, हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो एंगल आएगा 3:30 बजे घड़ी में वो होगा 75 डिग्री का। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 2। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 2.5 समकोण यानी कि 2.5 समकोण किसके बराबर है। ऑप्शन है 225, 180, 315 या फिर 135। तो सोल्व करते हैं इसको। 2.5 को पहले सोल्व करते हैं। 2.5 साथियों, हमें पता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री का होता है। तो 2.5 समकोण कितना होगा, 90 से इसकी गुणा कर देंगे, 90 गुणा 2.5। अब गुणा कहेंगे तो 25 0 0 हो जाएगा, और 25 नमा होता है 225। और दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 1 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो हमारा आंसर निकल के आता है 225। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 225 बराबर होगा 2.5 समकोण के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस आपके सामने है 24, 74, 64 और 120। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। यहां पर हमने एक आयत बना लिया यहां पर, और इसका क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर लंबाई लिखनी है हमने, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर। तो हम इसकी चौड़ाई को b मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 18 गुणा b बराबर 252 सेंटीमीटर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहां से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 252 बटे 18। 18 से इसको काटेंगे तो 18 कम 18, यहां से 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, और 18 चौक 72, यानी कि हमारी चौड़ाई निकल कर आ गई है यहां पर 14 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से उसकी गुणा कर दो। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 और 14 हो जाएगा हमारा 32, और 32 की 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल कर आएगा ये 64 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप कितना आ गया, ये आ गया 64 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आयत का परिमाप आया है 64 सेंटीमीटर। साथियों, दूसरा तरीका भी है परिमाप निकालने का। ये 18 सेंटीमीटर की भुजा होगी तो इसके सामने की भी 18 सेंटीमीटर की होगी, और इसके जो चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी 14 सेंटीमीटर होगी। अब इन चारों को जोड़ दो, तब भी आपका परिमाप आ जाएगा और 64 सेंटीमीटर ही आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4, 6, 3, 5, 2 और 4। तो इस तरीके से जो सीरीज चलती हुई आ रही है, ये यहां पर जो खाली स्थान है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन है 1, 5, 7 या फिर 2। तो सोल्व करते हैं इसको। इसमें दिया हुआ साथियों 4, 6, 3, 5, 2 और 4, और आगे जो आने वाली संख्या वो पूछी गई है। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। तो साथियों यहां पर लग रहा है हमें यहां पर 2 जोड़ा गया है, और आगे 6 से 3 कैसे आया है, तो यहां से हो सकता है कि 6 में से 3 को घटा दिया गया है, यानी कि इसमें -3 कर दिया गया है। आगे देखेंगे फिर से, जब हमारा 3 आ गया तो इसमें फिर से 2 जोड़ दिया,
5 हो गया। आगे देखेंगे फिर से 3 घटा दिया, इस तरीके से आगे फिर 2 जोड़ दिया, और अब नंबर किसका है, अब नंबर है 3 घटाने का। तो अगर हम इसमें से 3 घटाएंगे 4 में से, तो हमारा बचेगा आगे 1, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, 1 आएगा हमारा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 188 प्राप्त करने के लिए ये जो लिखा हुआ 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170, इसमें से क्या घटाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 88, 89, 90 और 91। अब मान लिया हमने ये जो संख्या लिखी हुई है 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170, इसमें से क्या घटाना चाहिए कि 188 प्राप्त हो। हमने मान लिया इसमें से x घटाना चाहिए जिससे हमें 188 मिले। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये जो पूरा पोर्शन है इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 का 7 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 8 13, और हासिल हमारा था 1, 13 और 1 14, हासिल फिर 1 लगा, तो 2 और 1 3 और हासिल का 4, 447 जाएगा, माइनस का 170 माइनस का x यहाँ पे, और बराबर 188 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, यहां से 7 में से 0 घटाएंगे 7 बचेगा, और 14 में से 7 घटाएंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, इधर से दाई ले लेंगे तो 14 में से 7 घटाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 277 बचेगा हमारा। और 188 को पक्षांतर करके इधर ले लेंगे, जब 188 इधर आएगा तो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि उधर प्लस का चिन्ह था, और ये वाला x जो माइनस x था उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब 277 में से 188 घटाएंगे तो यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, और यहाँ पर 17 हो जाएगा, दाई ले लेंगे तो 17 में से 8 घटाएंगे, हमारा 9 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ से फिर दाई लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 हटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू x आ जाएगा। तो हमारा उत्तर निकल के आ गया 89, x की वैल्यू कितनी आ गई, 89 आ गई। और x हमने क्या माना था, x हमने वो माना था जो इसमें से हमें घटाना है, तो इसमें से हम 89 घटाएंगे तो 188 हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक लड़की के पास 36 टॉफियों के 8 पैकेट हैं। ध्यान दीजिएगा, 36 टॉफी नहीं है, 36 टॉफियों के 8 पैकेट हैं। तो टोटल कितनी टॉफी होगी बाद में निकाल लेंगे गुणा करके। उसने अपनी बहन को 1/4, 3/8 अपने शिक्षकों को और 1/3 अपने भाई को दिया, तो उसके पास कितनी टॉफियां शेष बची हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1, 12, 23 या फिर 24। तो साथियों जो आपका एग्जाम 11 जनवरी को हुआ था उसमें भी कुछ इस तरीके का प्रश्न एक देखा गया था। तो इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न आप अपने तैयार करके जाएं, प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो पहले पता लगाता है उस लड़की के पास टोटल टॉफियां थी कितनी। तो टोटल टॉफियां कितनी थी, 36 गुणा 8, क्योंकि 8 पैकेट है 36 टॉफियों के, गुणा करेंगे 8 छक 48 का 8, हासिल 4 लगेंगे, 8 या 24 और 4 28, 288 टॉफियां उस लड़की के पास है। अब इसको तो एक साइड रहने दो, इसको मत छुओ बिल्कुल भी। अब ये मान के चलो कि टोटल टॉफी कितनी होती है, 1 होती है। मान लो टोटल टॉफी कितनी है, 1। अब उसने 1 में से अपनी बहन को कितनी दे दी, 1/4, और शिक्षकों को 3/8 और 1/3 अपने भाई को दे दिया है। अब इस तरीके से निकाल दो, तो यहां से निकलेगा इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 24 एलसीएम आ जाएगा। यहां पर होगा 4 छंग 24 और 8 या 24, 3 या 9 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24, 8 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा इसको जोड़ेंगे 8 और 9 17, 17 और 6 23, यानी कि 1 माइनस का 23/24 आ जाएगा। और यहां अगेन इसका एलसीएम लेके करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 24 होगा नीचे, तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 23/24, यानी कि हमारा जो निकल कर आएगा, इधर देख लेते हैं, ये वाला इधर देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/24, यानी कि उसके पास कितनी ट्रॉफियां बची है इस हिसाब से, 1/24 ट्रॉफियां उसके पास बची हैं। और हमारे पास ट्रॉफी कितनी है, 288 ट्रॉफी है। तो इसी की गुणा कर लेंगे, 1/24 गुणा 288, काटेंगे 24 से 288 को, तो 24 का 24 हो जाएगा, और यहां पर 4 बचेगा तो 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48 होता है। तो हमारे पास जो ट्रॉफियां निकल के आई है 12 ट्रॉफियां उसके पास शेष बची हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 ट्रॉफियां उसके पास शेष बची हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 7 है। कोई छात्र है, उसके अंक दिए हुए हैं कि उसको हिंदी में 84 डिग्री अंक मिले हैं। उसको एज इट इज अंक नहीं दे रखे हैं, उसको डिग्री में दे रखा है कि इसको 84 डिग्री अंक मिले हैं। अंग्रेजी में 60 डिग्री, गणित में 63 डिग्री, विज्ञान में 57 डिग्री और सामाजिक विज्ञान में सोशल स्टडीज में उसको मिले हैं 96 डिग्री अंक। यदि गणित में एक छात्र को 105 अंक मिले हैं तो उसके कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो उसका प्राप्तांक बताना है कि उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो साथियों टोटल एंगल कितना होता है हमारा संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का।
तो जो अगर हमने 360 डिग्री की इसमें वैल्यू निकाल ली तो यही तो उसका प्राप्तांक है 360 डिग्री, क्योंकि संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का और संपूर्ण अंक यानी कि 300 जितने भी उसको मिले होंगे वो उसका प्राप्तांक होगा। तो समझते हैं इसको। साथ ही यहाँ पर हम गणित का पोर्शन उठाते हैं कि गणित में उसको अंक मिले 105 डिग्री और गणित की जो डिग्री दे रखी है वो दे रखी है 63 डिग्री, यानी कि 63 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा 105 अंक। 63 डिग्री इक्वल टू 105 अंक, तो 1 डिग्री इक्वल टू 105 बटे 63 अंक। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है 360 की, हमें वैल्यू निकालनी है कि 360 डिग्री किसके बराबर होगा। 1 डिग्री बराबर है 105 बटे 63 के, तो 360 डिग्री बराबर किसके होगा 360 से इसको गुणा कर देंगे, यानी कि 105 बटे 63 गुणा 360 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहां पर 9 से काटते हैं इसको, 9 सत्ते 63 और 9 चौके 36, 40 आ जाएगा। और 7 को इसको काटेंगे, 7 ही कम 7 और यहाँ 35 बचेगा, 7 पंजे 35, तो हमारा निकल के आ जाएगा 15 गुणा 40, 15 गुणा 40 और 15 चौके 60 यानी कि 600। तो उसको टोटल कितना अंक मिले जो उसका प्राप्तांक था वो था 600। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका एग्जाम 12 जनवरी को हुआ है। सरल कीजिए, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सिंपली बोर्ड मास से संबंधित ये है, बोर्ड मास साथियों सभी को आना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले इसी हिसाब से हम करेंगे इसको। सबसे पहले क्या होता है तो ब्रैकेट इसमें है, ब्रैकेट में सोल्व करेंगे। ऑफ इसमें नहीं दे रखा है, डिवाइड है, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। 7 से 0.35 को डिवाइड करेंगे, तो बाकी को ऐसे लिखा रहने दो 0.04 गुणा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी तो 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे और फिर गुणा 5, इतना आ गया। अब गुणा दे रखी है तो गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे 5 पंजे 25, पहले इसको दशमलव को भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, हमारा 100 आ गया ये। और दशमलव कितने अंकों के बाद लगनी है, देखो 2 अंक तो इसके हैं और 2 ही इसके हैं, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगनी है। लेकिन हमारे पास कितने अंक है 1 2 3, हमारे पास टोटल 3 अंक है, तो 1 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हम यहां पर दशमलव लगाएंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इनमें से उत्तर तो मैच नहीं कर रहा, आप सोच रहे होगे तो ये 2 0 किसी काम के नहीं, इनको काट देंगे, 0.01 हमारा आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके ऑप्शंस नहीं है क्योंकि बच्चे ने हमें ऑप्शंस नहीं बताया, सिर्फ क्वेश्चन बताया है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH दिया हुआ है, तो इसे 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है। तो ज्ञात कीजिए घनाभ का कौन सा भाग खाली रह गया है। तो आपके घनाभ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहले घनाभ ही बना लेते हैं। यहां पर हम ये हमने एक घनाभ बना लिया, यहां पर इस तरीके से ये घनाभ बन गया है। और क्या क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यहां से यहां तक होगी। और इसकी चौड़ाई दे रखी है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली नीचे वाली जो लाइन है ये वाली, ये चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। और जो ऊंचाई है ये ऊपर की, ये दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दे रखी है यहां से यहां तक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक इसको भरा जाता है। तो यहां पर हमने 18 सेंटीमीटर मान लिया, यहां तक भर लिया इसको, यहां तक हमने इसको भर लिया है इतना, तो ऊपर का खाली रह गया है, यानी कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हमने इसको भर लिया है। तो हमें बताना है जो ऊपर का पोर्शन रह गया, ये वाला जितना पोर्शन रह गया ऊपर का, यह कितना है, कितना भाग खाली है। तो साथियों ऊंचाई में से तो घटाएंगे, जब ऊंचाई तक ही तो इसको भरा गया हमने, तो 30 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12। तो जो ऊपर का जो खाली रह गया है ये 12 है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है जो ऊपर की खाली रह गई है। अब लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेंगी, लंबाई चौड़ाई सेम रहेंगी, लेकिन ऊंचाई कितनी लेंगे हम इस बार 12 लेंगे। तो इसका आयतन निकाल देंगे और हमें पता लग जाएगा कितना भाग खाली रह गया है। तो इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L B और H, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारी होगी इसमें 25 और हमारी चौड़ाई हो जाएगी 20, और ऊंचाई पर ध्यान देना साथियों, तो ऊंचाई हमारी 30 नहीं होगी क्योंकि 30 में से 18 भर गई है और खाली कितनी रह गई है, खाली रह गई है 12, तो 12 लेंगे ऊंचाई और यहां पर गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। गुणा करेंगे इसको, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, 25 दूनी 50 ये आपका 500 हो जाएगा, और गुणा 12, 500 गुणा 12 हो जाएगा। फिर आगे इसको गुणा करेंगे तो 2 0 तो पहले से ही थे इसमें, और 12 पंजे 60, यानी कि हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इतना भाग इसमें खाली रह जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में 6000 सेंटीमीटर क्यूब था तो वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है? साथियों इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अब त्रिभुज की भुजा कौन सी नहीं हो सकती है? साथियों कोई भी त्रिभुज हो आपका, कोई भी आपका त्रिभुज हो, अगर आप दो छोटी भुजा को जोड़ देंगे, आप दो छोटी भुजा को जोड़ देंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तब आपका त्रिभुज बनेगा, अन्यथा आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर आपकी भुजा बराबर भी है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, मान लिया हमारी एक भुजा 3 है, दूसरी 5 है और तीसरी 8 है। तो अगर हम छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होगा? 8, और तीसरी भुजा भी हमारी 8 है, तो ये दोनों बराबर आ गई हैं, तब भी हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। ये बड़ा होना जरूरी है। अगर यहाँ पर हमारा 4 होता, 5 4 9, तब हमारा ये सही होता। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम देखते हैं इसमें कौन किस में त्रिभुज नहीं बनेगा। 6 और 6 12 है, ये ज्यादा हो गया अगली वाली भुजा से, तो इसमें त्रिभुज बन जाएगा, सही बात है। अगला देखेंगे 5 और 3 8। साथियों एक बात का ध्यान रखना कि छोटी भुजाओं को ही जोड़ना है। 5 और 3 8, तो 8 तो छोटा रह गया 9 से, तो इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। आगे देख लेते हैं, उस उत्तर का तो हमें पता लग गया कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे देखते हैं 4 और 4 8, ये भी बड़ा हो जाएगा, इसमें त्रिभुज बन जाएगा। और 13 और 7 20, इसमें भी त्रिभुज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 3 9 5, 3 9 और 5, अगर इन दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे हम तो 8 आ रहा है, जो 8 जो 9 से छोटा है, इसलिए यहां पर त्रिभुज नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों जो हमें क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं उसके सभी जो ऑप्शंस हैं वो बच्चे ने नहीं बताए हैं, तो हमने हर एक जो भी क्वेश्चंस है हमारे ऑप्शंस हमने एक दो अपनी तरफ से रख लिए हैं, लेकिन सही ऑप्शन उसने बच्चे ने बताया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है, गलत बात है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास त्रिज्या का आधा होता है, यह भी गलत बात है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। प्रत्येक वृत्त में 2 सममित रेखाएं होती हैं, ये गलत है। प्रत्येक वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं, कितनी भी सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। साथियों आपका जो 12 जनवरी का एग्जाम हुआ इसमें रोमन नंबर से भी क्वेश्चन बना है, जो आपकी स्क्रीन पर है। XL + LX और कुछ इस तरीके का, इसको हमें सरल करना है। सरल करते हैं इसको साथियों। देखो L तो होता है 50, यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं। X = होता है 10 और L = होता है 50 और C = होता है आपका 100। अब अगर मान लो और V = होता है 5, अगर कोई यहां इसके पहले लिखा हुआ है तो इसमें से हमें घटाना होता है। इसका मतलब कितना होगा? इसका मतलब सभी को पता है, इसका मतलब होता है 4। और अगर इसके कोई आगे लिखा हुआ तो वो हमें इसमें जोड़ना होता है, 5 और 1 6। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। XL लिखा हुआ है, यानी कि L के पहले X लिखा हुआ है, यानी कि 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। आगे देखेंगे यहां L और X लिखा हुआ है, यानी कि L के बाद में X है, तो 50 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 60 होगा। माइनस L 50 होता है 50, X 10 होता है 60, 70 70 और 4 74, यानी कि 74। ये हो गया हमारा। जोड़ेंगे 100 माइनस का 74, हमारा हो जाएगा 26। अब 26 इसमें कौन सा वो हमें छाटना है, हम खुद से ही लिख लेते हैं 26। 2 X आएंगे, यानी 10 और 10 20, एक 5 आएगा और एक 1 आएगा, तो ये होगा हमारा। ये जिस ऑप्शन में हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन है, ये जो है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर 2 में XXVI। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों को ये समझ में आ गया होगा। तो साथियों हमें कुल 12 क्वेश्चन ही प्राप्त हुए थे जो हमने आपको करा दिए हैं। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम आपको करा रहे हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।